So this is the fourth part of capital structure, and today we're going to start with illustration number 8 जो आपका होमवर्क था. बट फिर जब मैंने खुद ने एक बार गो थ्रू किया तब मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बैक पीरियड मेथड में थोड़ा नहीं समझेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने सिर्फ आपको थियोरेटिकली पढ़ाया, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया है. तो मैं उतना ही कैलकुलेशन बता देती हूँ. बाकी सारा तो जो सेम मेथड हमने कैलकुलेशन की थी वैसे ही लास्ट में ऐड बैक किया है. डेप्रीशिएशन एंड कैश फ्लो आपको यहाँ तक मिल चुका है. अब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ नथिंग बट फॉर्मूला ये है पे बैक पीरियड का कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर यहाँ यस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखोगे चलेगा, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. इसी कंसेप्ट को यहाँ ध्यान में रखते हैं कि आपने यहाँ नेट कैश फ्लो तो यह फाइंड आउट कर दिया है. पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,88,000 करो तो आंसर मिलेगा 1.23. 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,88,000, सो इट इज़ लाइक 1.2295. तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.29 आ जाएगा. उसी तरीके से सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करो, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करो, बाकी सारा का सारा सेम है. अब देखो, लोअर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज़, ये मैंने आपको पहले लिखाया है. सो इसकी वजह से इस प्रपोजल के अंदर मशीनरी 1 चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी जो कैश फ्लो की जो रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में और बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम के अंदर रिकवरी हो रही है. तो इसकी वजह से मशीनरी ए हैज़ द लोएस्ट पे बैक पीरियड, हैंस इट शुड बी प्रेफर्ड ओवर अदर 2 मशीन्स. सो क्वेश्चन नंबर 8 का कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा आई थिंक. एंड नाउ वी स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 9. इलस्ट्रेशन 9 से सारी नई अप्रोचेस आएंगी, एंड यहाँ आपके सारे अभी जो बची हुई मेथड्स है उन सब के कॉन्सेप्ट की टेस्ट होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. सो पेज नंबर 54. रेक्स लिमिटेड हैज़ टू रिप्लेस वन ऑफ मशीन फॉर विच इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन. उसके पास 2 ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट ए हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ 40,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स. सो यहाँ आपको बोला है कि इनिशियल अगर आप ये असेट परचेज करते हो 1,50,000 को, 1,50,000 का, वो आपको नेक्स्ट 6 ईयर के अंदर हर साल 40,000 का बेनिफिट दे रहा है. मतलब कॉस्ट है हमारी 1,50,000 एंड बेनिफिट कितना मिलेगा 40,000 का 6 ईयर करो इंटू, तो 2,40,000 का बेनिफिट होने वाला है. बट इसका हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर ध्यान में रख के कैलकुलेट करना होगा. सेकेंड प्रपोजल ये है कि इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट B having cost of rupees 1 lakh which is expected to generate cash inflow of rupees 36,000 per month per annum for which मतलब for how many years? Next 4 years. सो 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लग रही है इनिशियली, एंड उसके अंदर हमें 36,000 का बेनिफिट 4 साल के लिए मिलने वाला. तो कहीं ना कहीं 1,44,000 का हमें नेट मतलब ग्रॉस बेनिफिट होने वाला. उसमें से कॉस्ट लेस करोगे विच इज़ लाइक 1 लाख रुपीज़, तो 44,000 का आपको बेनिफिट यहाँ ऊपर से दिख रहा है. बट इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर कंसीडर करेंगे तब हमको कुछ और बेनिफिट मिलेगा. अब आपको इस दोनों में से एक प्रपोजल को कंपनी को सजेस्ट करना है. विच इक्विपमेंट शुड बी प्रेफर्ड इफ कंपनी अडॉप्टेड मेथड ऑफ पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Internal rate of return is nothing but the IRR method which we have already discussed in the capital structure chapter. So I hope so this method is very clear to all of you. And अब मैं पे बैक पीरियड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ क्योंकि ये मेथड एकदम नई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है? तो प्रपोजल 1 के अंदर बोला आपको 1,50,000 की कॉस्ट लगेगी. ओके, तो वो हमने लिख दिया इक्विपमेंट 1 के अंदर. सेकेंड प्रपोजल में बोला है आपको 1 लाख की कॉस्ट लगेगी, तो वो भी हमने लिख दिया है. हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन
नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो नेट नेट कैश फ्लो कितना है, यहाँ है हमारा 40,000 एंड यहाँ है हमारा 36,000। तो रिस्पेक्टिवली हमने इतना ही लिख दिया। एंड अब करो पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आया, 3.75 ईयर्स। एंड सेम एज 1 लाख डिवाइडेड बाय 36,000 कितना आया, 2.777777 फॉर एन नंबर। सो इसके लिए इसको राउंड ऑफ कर दो तो 2.78 आ जाएगा आंसर। एंड इसी के साथ पे बैक पीरियड का कंक्लूजन ये होगा कि इक्विपमेंट, सेकेंड इक्विपमेंट शुड बी चोजन। वाई, बिकॉज इट हैज़ लोवेस्ट पे बैक पीरियड। तो इसीलिए बोला है हैंस पीरियड ऑफ रिकवरी इज शॉर्टर इन इक्विपमेंट बी, सो इट इज़ बेटर देन इक्विपमेंट ए। नाउ IRR मेथड जो है, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं YTM, विच इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो मैं एक मॉडल आपको कराऊंगी इक्विपमेंट ए का, सेकेंड मॉडल आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉस्ट, पहले इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी लगने वाली है, 1,50,000। इनफ्लो कितना होने वाला है, 40,000 का। तो मतलब कि अब आपको प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर निकालना होगा। कैसे निकालोगे वो प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर फॉर कितने, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 करोगे तो 3.75 ईयर्स का जो ये पीरियड निकला है वो आपको आगे काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर निकालोगे। नाउ नाउ कंसिडर दिस एन्यूटी टेबल्स फॉर नंबर द number 3.75 and its near number comes in the 6th year and it is corresponding discounting factor which is 15% discounting factor है जो कि 6th ईयर के अंदर हमें मिलेगा। एंड 16% जो है वो हमें उसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंटिंग करके मिलेगा। नाउ IRR मे बी फाउंड बाय इंटरप्लोटिंग बिटवीन 15 to 16%। तो देखो जैसे कि ये लैंग्वेज बहुत हार्ड दी हुई है, आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको फिर से वो कंसेप्ट ध्यान में थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या होता है, आपको नॉर्मली रेट नहीं दी जाती है, डेप्रीशिएशन की रेट नहीं दी जाती है। यहाँ हमने वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ना हमको काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दी जाती थी। तो वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, आप दो रेट अज्यूम करते थे। लाइक एक आपने समझो 10% लिया तो दूसरा 15% लोगे, ताकि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका फाइनल रेट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सेम वे में यहाँ भी वो कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सिंस हमारे पास कुछ अलग से इंटरेस्ट की रेट नहीं है, तो मतलब एक रेट को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ IRR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो IRR के अंदर क्या दो रेट अज्यूम करते हैं हम लोग, वैसे ही सेम यहाँ का बुक के अंदर अज्यूम किया है 15% की रेट एंड एक 16% की रेट। अब आपको लगेगा कि हम कौन सी रेट कैसे अज्यूम करेंगे, तो उसका मैंने फंडा बताया था। एक रेट आप लोग समझो, एक आपने 10% लिया, अब उसके वहाँ आपकी NPV जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो सेकेंड टाइम जो आप NPV लोगे, सो सेकेंड टाइम जो आप रेट लोगे वो 10 से ज़्यादा बड़ी लोगे, लाइक 15 ले लो, 16 ले लो, वहाँ आपको पॉजिटिव आएगी। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का वो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब IRR का जो फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट अपॉन NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। सो यही फॉर्मूला था हमारा IRR मेथड का। एंड इसी के साथ यहाँ कुछ चेंजेस ये होने वाला है कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपका IRR का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। सो इसके लिए फॉर्मूला सिर्फ यही है, ये आप नोट डाउन कर लो अपनी फॉर्मूला बुक, अगर आपने बनाई होगी तो अच्छी बात है, एंड नहीं बनाई है तो एज अ कोई हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो ये फॉर्मूला। IRR इज इक्वल टू लोअर रेट, तो वो हमारे ये इस फॉर्मूले में भी ये तो सेम ही है। बाद में यहाँ NPV ऑफ लोअर रेट, तो आप जो लोअर रेट अज्यूम करोगे तो वो यहाँ सेम ही है। चेंज कहाँ आएगा यहाँ आपका, सिर्फ ये एक्चुअल
प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू जो है, यहाँ एक नया चेंज है, बाकी तो सब कुछ सारा का सारा फॉर्मूला सेम ही है। बात है सॉल्यूशन के ऊपर। सो पेबैक पीरियड तो ख़त्म हो चुका है। अब इनिशियल आउटले मतलब कितनी कॉस्ट चाहिए होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ले लिया है, एंड वो कितनी इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो इसकी वजह से 3.75 जो है वो हमारा एक एन्यूटी टेबल के अंदर एक फिगर मिल चुकी है, विच इज़ एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू मिलने वाली है वो हमें। अब इसके साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर अंडर लोअर रेट, तो मैंने बोला कि जैसे कि हमारा पीरियड जो है वो हम लेने वाले कितने साल, 6th ईयर तक हमें कैलकुलेट करना है। सो फॉर विच हमने 15% एंड 16% की दो रेट्स ली है। सो या अब क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो एंड प्रेस इक्वल टू फॉर 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड प्रेस GT बटन। सो आपको आंसर मिलेगा 3.784448। सो इसको ही हम अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये रेट मिल जाएगी 3.784। ये लोअर रेट की एनपीवी मिली है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मिली है। एक्चुअली ये एनपीवी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, वो हमें लोअर रेट का मिल चुका है। वैसे इसी का सेम जैसे 1.16 आपने लिया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.16 प्रेस इक्वल टू फॉर 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड प्रेस GT फंक्शन, तो आंसर आएगा 3.6847। तो उसको हम राउंड ऑफ करके 3.685 कर देंगे। एंड या तो इसी यहाँ आपको दोनों रेट की प्रेजेंट वैल्यू मिल चुकी है। अब इस फॉर्मूला के अंदर पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा। कैसे पुट करोगे, लो रेट कितना था 15% प्लस लोअर रेट का एनपीवी कितना था, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कितना था 3784 माइनस हमारा ये एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 3.75 डिवाइडेड बाय 3.784 माइनस किसका है ये 3685 एंड बाकी तो ये 16 माइनस 15 का डिफरेंस निकालना है परसेंटेज के अंदर, तो इस तरीके से। सो इसको पूरा सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा सॉल्व करके फिर आपको बताया है, तो 0.15334 ऐसे शाम तक चलते जाएगा। इसको 2 डेसिमल के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो 0.1534% आया है आंसर। तो ये मैंने फर्स्ट का कैलकुलेट किया, अब सेकंड का आपका होमवर्क रहेगा। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 9, मतलब 9 नहीं, अब 10 देखते हैं। मशीन रेम्बो cost ₹2 lakh payable immediately, and machine bars cost 2,40,000 half payable immediately and half payable in 1 year's time. The cash receipt expected as are as follow. तो मतलब कि ये बोला है डेटा के अंदर कि हमारी जो मशीन रेम्बो है वो हमें 5 years तक ये कुछ इस तरीके से रिटर्न देने वाली, इनकम देने वाली है। एंड मशीन बार्स जो है वो लाइक फर्स्ट एंड लास्ट ईयर में कुछ नहीं रिटर्न देगी, बट बीच वाले ईयर्स के अंदर वो इनकम कमा के देने वाली है। या फिर देखते हैं आगे कि एट द रेट ऑफ 6% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी मेथड और नॉट, विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन एनपीवी बेसिस मेथड। तो वो तो सोल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी मशीन आएगी। तो जहाँ एनपीवी सबसे ज़्यादा होगी वो मशीन चूज़ करनी है कि भाई हाँ ये लो, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो ये जो इनकम आपको मिल रही है इन सबको पहले प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेके आओगे आप। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है एट द रेट ऑफ 0.06, तो इसको आप डिस्काउंटिंग करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल एज इट इज़, बिकॉज ये फॉर्मेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड एग्जामिनर आपकी फॉर्मेटिंग भी कंसिडर करता है, किस वे में आपने आंसर प्रेजेंट किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक की जो फॉर्मेटिंग है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट इंटरेस्ट फैक्टर. सो कैश इनफ्लो फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फैक्टर. सबसे पहले रेनबो जो मशीनरी है वो ये सारी इनकम जनरेट कर रही है, तो उसकी इनकम ने हमने उस इनकम की पोस्टिंग हमने यहाँ कर ली है सारी के सारी 5 ईयर्स तक. अब आपको 0.06 से क्या करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है. तो कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.16 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1.06 प्लस इक्वल टू, सो आंसर आएगा 0.94339. तो इसको हम 3 डेसिमल्स तक ही काउंट करेंगे. एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो 0.8899 समथिंग लाइक दैट. बट यू शुड राउंड ऑफ टिल 3 डेसिमल्स, सो इट इज़ 0.890. एक बार और प्रेस करो तो ये सारी फिगर से 5 ईयर्स तक मिल जाएगी एंड उसको मल्टीप्लाई करो तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. सेम वे यू हैव टू डू फॉर मशीन बार्स एज वेल. एंड यहाँ आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फैक्टर आपको मिल जाएगा एंड यहाँ इस सेकेंड मशीन का भी मिल जाएगा. तो जो मिल रहा है उस एनपीवी को यहाँ लिखोगे. कैसे करोगे, ये इसकी एनपीवी का आया है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये इतना बेनिफिट मिलने वाला उसकी आज की ये वैल्यू है. इसमें से आप लेस करोगे कितनी कॉस्ट लगी है वो. तो कितनी कॉस्ट लगी है मुझे, पहली मशीनरी के ऊपर तो डायरेक्टली दिया है कि इमीडिएटली आपको 2 लाख की कॉस्ट लगने ही वाली है. तो उसकी तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू आज के आज वो सारे पैसे भर दिए है तो उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसकी तो एक ही होगी ना. आज 1 रुपये की वैल्यू तो एक ही होने वाली, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 2 लाख की 2 लाख रहने वाली है. तो इसको सिंपली इसमें से माइनस कर दो 2 लाख, तो आपको नेट बेनिफिट मिल जाएगा विच इज़ 2,89,120 माइनस 2 लाख. you'll get your answer as 89,120 which is like benefit, क्लियर कट बेनिफिट आपको हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो ये प्रोजेक्ट भी फ़ायदेमंद हो सकता है. बट हम सेकंड प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल ड्रॉ कंक्लूजन. सो 3,34,320 तो हमें यहाँ नेट इनकम का प्रेजेंट वैल्यू मिला है. अब देखते हैं कि उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है. तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है एंड क्लैरिफाई ये किया हुआ है कि फॉर मशीन बार्स cost of 2,40,000 is half yearly payable immediately and half yearly payable in the 1 year's time. तो देखो आपको क्या बोला है कि यहाँ आपने सेकंड जो असेट है, जो सारी मशीन बाज है, उसके अंदर आपने जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में किया है. मतलब एक तो आपने इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की हाफ मंथ तक फर्स्ट हाफ ईयर को आपने पे कर दिया, तो वहाँ तो आपकी रुपीज़ की वैल्यू जो है वो 1 की 1 ही रहने वाली है. बट सेकेंड हाफ के अंदर आप जब पे करोगे तब आपको 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फैक्टर करना होगा कैलकुलेट. तो कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 तो आया आंसर 0.943 क्योंकि आप सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में आपने पे किया है तो इसकी वजह से आया. तो बेसिकली इसको तो आपने साल के शुरुआती तौर पे ही भर दिया था, इसको आपने साल के एंड पे भरा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर डिस्काउंटिंग होने वाली है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला आंसर मिल जाएगा. टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फैक्टर, ये कैश इनफ्लो था, ये कैश आउटफ्लो है. इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सिंस दोनों दोनों मशीन्स में से रेनबो एंड बाज में से बाज ज़्यादा हमें बेनिफिट दे रही है, जिसकी एनपीवी ज़्यादा आई है एंड इट शुड बी चोजन. सो एनपीवी ऑफ बाज इज हायर देन रेनबो एंड हैंड इट शुड बी सेलेक्टेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत अच्छे से समझा है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था. इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेते हैं. सो कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर विच इन्वेस्टमेंट डेटा आर एज फॉलो, जहाँ कैपिटल आउटले मीन्स की आपको कुछ इन्वेस्टमेंट लगने वाली है 4 लाख रुपीज़ की, डेप्रीशिएशन जिसके ऊपर होगा एट द रेट ऑफ 10%. एंड आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. Forecasted annual income before charging depreciation but after all the charges are as follow. आपको ये सारी इनकम होने वाली है 2 लाख रुपीज़ 1,60,000 1,60,000. बट ये बिफोर डेप्रीशिएशन है, मतलब कि इसमें से डेप्रीशिएशन लेस करना पड़ेगा. किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे डेप्रीशिएशन, वो 4 लाख का कैपिटल आउटले जो है उसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा. सेट आउट द कैलकुलेशन इलस्ट्रेटिंग
illustrating and comparing the following method of evaluating the return. तो आपको payback period and the original and the rate of return on original investment calculate करना है. Now coming to the solution. So solution के अंदर बोला है since there is no tax, so annual income before depreciation after depreciation and other charges is equivalent to cash flow. तो देखो यहाँ आपको depreciation की rate basically क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया बट मेथड प्रोवाइड नहीं करी है. तो बुक वालों ने क्या किया है, इन्होंने यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम किया है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं क्योंकि बुक ही तो मेन है, मतलब बुक का सॉल्यूशन ही एग्जामिनेशन के अंदर काम आने वाला है. तो यहाँ इन्होंने WDV मेथड फॉलो किया, तो हम भी सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो किए क्योंकि WDV मेथड स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं करी है. सो 4 लाख के ऊपर 10% डेप्रिशिएशन फॉर 5 ईयर्स आप कैलकुलेट कर लोगे. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 4 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट. सो जैसे कि आपको ये सारी इनकम मिली है तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेबैक पीरियड का जो मतलब पेबैक पीरियड की जो मेथड है याद नहीं आ रही है, तो फर्स्ट पार्ट जो था वीडियो का वो अभी भी जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अब बार बार डिस्कस नहीं कर सकती सेम कंसेप्ट. पेबैक पीरियड के अंदर मैंने ये बोला था आपको कि पेबैक पीरियड मतलब क्या, हमारी जो कॉस्ट है इनिशियल जब असेट को परचेज करते हो वो कॉस्ट हमारी कौन से ईयर तक रिकवर होने वाली है, जो इनकम जनरेट हुई है उसमें से कौन से ईयर तक वो कॉस्ट रिकवर होने वाली है, वही हमारा पेबैक पीरियड का मतलब वही हमारा पेबैक पीरियड डिसाइड करेगा. सो 4 लाख रुपीज़ जो है वो 2 साल के अंदर रिकवर हो रहे हैं, राइट. सो पहले हम कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा 2 लाख, फिर इसके अंदर इसको हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के अंदर काउंट करेंगे और 2 लाख को मतलब कि 4 लाख रुपीज़ आ चुका है. अब ये क्यूमुलेटिव जो आया है इसमें से क्या करोगे आप, हाँ इसमें से आपको डायरेक्टली मिल गया भाई मेरा ईयर 2 के अंदर रिकवरी हो रहा है. इसमें आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि मेरा टू ईयर्स के अंदर रिकवरी हो रहा है. द कॉस्ट विल बी रिकवर्ड इन 2 ईयर्स, पे बैक पीरियड विल बी 2 ईयर, क्योंकि डायरेक्टली मिला है तो हमको क्यों आगे और कुछ कैलकुलेशन करना है. दिख रहा है कि सेकेंड ईयर पे रिकवरी होगा तो मतलब पे बैक पीरियड आपका 2 साल का है. सेकेंड आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखना है. सो इसके अंदर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं हम. यहाँ सिर्फ क्या लेना है आपको, जो भी इनकम आपने जनरेट करी है विच इज़ दिस इसको यहाँ लिखना है 5 ईयर्स के लिए, और इसमें से डेप्रीशिएशन का पोर्शन लेस कर दो. इसमें डेप्रीशिएशन वापस ऐड बैक मत करना क्योंकि यहाँ हम नेट इनकम लेते हैं, हम यहाँ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंसिडर नहीं करते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो नोट कर लो. यहाँ इस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम नहीं कंसिडर करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर, एंड हैंस हम डेप्रीशिएशन भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेस कर देंगे. तो ये सारी इनकम आई नेट प्रॉफिट, राइट. एंड 4 लाख के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन आ गया. यहाँ आपको 6 लाख मिल चुका है नेट इनकम, जिसको आप बोलोगे दिस इज योर नेट इनकम. एंड अब आते हैं हमारे फॉर्मूला के ऊपर कि फॉर्मूला खुद बोलता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे आप, तो देखो 4 लाख आपको कैश कैपिटल आउटले चाहिए होगा, एंड एवरेज का मतलब ही तो होता है डिवाइडेड बाय 2. तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको मिल जाएगा आंसर 2 लाख विच इज़ योर एवरेज इन्वेस्टमेंट. एंड आपका ये जो नेट प्रॉफिट आया है वो कितने सालों के अंदर था, 6 ईयर्स का नेट प्रॉफिट. बस इसको हमें एवरेज नेट प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट करना है. सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, आंसर आ जाएगा 1,20,000, राइट. यस. सो बेसिकली 1,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे लिए, यहाँ 4 लाख चाहिए था सेकेंड ईयर के अंदर, वो मतलब एवरेज लेना मतलब डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 लाख मिल जाएगा. सो 1,20,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो आपको आंसर मिलेगा 60%. इसी के साथ इलस्ट्रेशन 11 ख़त्म होता है. एंड नाउ विल सी इलस्ट्रेशन 12. इलस्ट्रेशन 12 इज सेम एज लाइक इलस्ट्रेशन 11. आप कैलकुलेट करो खुद, कुछ डिफ़िकल्टी आए तो पूछना, मैं आपको बताने से मना नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे सम है, लाइक 50 सम है. अभी हमारा सिर्फ हम 12 नंबर वाले सम पे चल रहे हैं एंड बहुत टाइम लग रहा है एक एक सम को एक्सप्लेन करने के अंदर. तो आप खुद अब ट्राई करोगे ये सम, डिफ़िकल्टी हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. मैं
जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर दूँगी स्पेशली वीडियो बना के, बट अब थोड़ी एफर्ट्स आप भी लगाओ। सो इलस्ट्रेशन में 13 करा रही हूँ। A firm whose cost of capital is at the rate of 10%, which is considering two mutually exclusive project, which is red and brown, details of which are as follow। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी वही चूज़ करेगी, मतलब फर्म वही चूज़ करेगी। तो ये दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रेड एंड प्रोजेक्ट ब्राउन। एंड यहाँ आपको कॉस्ट दी है कि इनिशियली दोनों प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख रुपीज़ लगने वाले हैं। एंड ये सारी इनमें से मिलने वाली कुछ इनकम इस तरीके से होगी, 20,000 40,000 ये वाली इनकम प्रोजेक्ट रेड के अंदर मिलेगी, ये वाली इनकम हमें प्रोजेक्ट ब्राउन के अंदर मिलेगी। नाउ कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करना है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं मेथड है। एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ टू प्रोजेक्ट। IRR तो आप खुद कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको बता देती हूँ। तो हमारी वो नई मेथड है कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर क्या बोला है, क्या करना है आपको पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश की इनफ्लो निकालनी है, एंड देयर आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो का फंडा होगा हमारे किस मेथड के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, सॉरी प्रोजेक्टिविटी, कौन सी मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। सबसे पहले आपको कॉस्ट कितनी लगने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर, 2 लाख रुपीज़ प्रोजेक्ट ए के अंदर, एंड 2 लाख रुपीज़ ही प्रोजेक्ट बी के अंदर, राइट। 2 लाख दोनों प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाली रिस्पेक्टिवली। एंड ये तो प्रेजेंट वैल्यू भी पहले से ही है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, ये जो सारी इनकम्स मिल रही है इसको हमें, इसकी इंटरनल रेट जो है विच इज़ 10% बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके साथ डिस्काउंटिंग करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, जैसे कि हमारे बुक के अंदर किया है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो इनकम छाप मारी है यहाँ ऐसे कि ऐसे ही, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल जाएगा। एंड सेम वे इन्होंने क्या किया, फिर इस इनकम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एंड देयर आफ्टर ये कंक्लूजन यहाँ निकल के दिख रहा है। या मेरा शायद पूरा स्कैन नहीं हुआ है PDF, बट आप समझ जाना आपकी बुक के अंदर। अब इसमें से आप इनिशियल जो भी आपका आंसर आएगा वो इनिशियल, उसमें से आप इनिशियल कॉस्ट लेस कर दो, तो आपको यहाँ एक NPV मिल जाएगी, जिसकी NPV सबसे ज़्यादा वो प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए एज पर NPV मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब क्या, जितनी इनकम मिलने वाली है विच, तो इनकम डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट, मतलब जो आपका आउटफ्लो लगने वाला है। सो बेसिकली क्या करोगे आप, 2,32,270 डिवाइडेड बाई 2 लाख, यू विल गेट योर आंसर एज 1.16135, पर 3 डेसिमल तक ही रहते हैं तो इसकी वजह से इतना होगा। एंड सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट ब्राउन एज वेल। फिर देखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप खुद हर एक प्रोजेक्ट के निकाल देना, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इतना फालतू में टाइम वेस्ट करें। अब हम देखते हैं कौन सी पेबैक पीरियड मेथड के अंदर देख लेते हैं। तो पेबैक पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन आउटलेस अपॉन व्हाट, अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो। अब इनिशियल कॉस्ट मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो मतलब क्या, आपको कितनी कॉस्ट शुरुआती तौर पे लगने वाली है, कितना आप रिकवरी कर पा रहे हो। अब रिकवरी के अंदर क्या होगा पता है आपको, ये 66,000 है ना, वो हमें मिला है कौन सी इनकम हमारी, 20,000 40,000 60,000 90,000 प्लस। तो मतलब ये एवरेज मतलब क्या है, आपकी जो ये 5 ईयर्स के अंदर आपको ये इनकम जो मिली है उनका आप एवरेज निकालोगे कैसे, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 1,20,000, वो पूरा प्लस करो, डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स कर दो, क्योंकि 5 ईयर्स तक आपने ये इनकम का बेनिफिट लिया, तो आपको एक एवरेज फिगर मिलेगी विच इज़ 66,000। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 66,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.030, किसका, पे बैक पीरियड का पीरियड मिल जाएगा।
सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट ब्राउन। तो इसी वजह से इतना आपको क्लियर हो चुका है होप सो। एंड नोट में क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सो द present value annuity factor indicates that the for project at red and for project red, present value factor closes 3.030 against 5 years, which is 3.058 at 19% for project brown, and for project brown कुछ इस तरीके से है। Since cash flow in the initial years are considered smaller than the average cash flows, IRR is likely to be much smaller than 19%. The in case ओके तो मतलब ये सारा जो झमेला है वो इतना ही बोला है कि आपको अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड करने के लिए दोनों प्रोजेक्ट के लिए दो रेट्स देनी होगी और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करना है। सो प्रोजेक्ट रेड के अंदर एक बार आपने 14% लिया है, एक बार 15% लिया है, एंड उसके अकॉर्डिंगली इसकी डिस्काउंटिंग करी है एंड फिर आपने IRR ढूंढा है। सेम वे प्रोजेक्ट ब्राउन का करना। IRR तो अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सॉरी, बिकॉज ये IRR का कंसेप्ट ना मैं बॉन्ड वैल्यूएशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर रिपीट हुआ है। आगे भी मैंने एक थोड़ी या तो कल के सेशन या आज के सेशन के अंदर कुछ ऐसा सम था, शायद कल के सेशन में था, जिसके अंदर ये मैंने IRR का फंडा वहाँ क्लियर किया था। अब आप खुद कर लेना। इलस्ट्रेशन 14 के ऊपर आ जाते हैं। यस, इलस्ट्रेशन 14 ये बोलता है कि आपको क्या करना है, पे बैक पीरियड नेट। ओके, इलस्ट्रेशन 14 आपका होमवर्क रहेगा, इसमें बहुत इजी है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, सॉरी। सिर्फ ये पे बैक पीरियड में बता देती हूँ आपको। ये सारी जो आपकी इनकम है ना, इसको क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। सबसे पहले 21,000 आया, फिर इसके अंदर ये 21,000 ऐड करोगे तो 42,000, 42,000 के 21,000, ऐसे 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 करते 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 यहाँ तक आप पहुँचोगे। आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? 1,20,000 की। 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है आपको, तो हमें देखना है हमारे इस 1,20,000 की रिकवरी कहाँ हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ इस दो पीरियड के बीच में, मतलब कि 5 एंड 6 ईयर के बीच में मेरी 1,20,000 की रिकवरी हो रही है। तो उसके लिए अब आपका फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, जो फॉर्मूला ये है कि लोवेस्ट ईयर और यू कैन से स्मॉलेस्ट ईयर प्लस 2 लाख के अंदर, सॉरी 1,20,000 का कितना शॉर्टफॉल हमें गिर रहा है, 1,05,000 का कितना ऐड करो, 15,000 ऐड करो, कितना एक्सेस हो रहा है। मतलब कि क्या करना है, 1,29,000 माइनस 1,05,000 करो तो 24,000 मिल जाएगा। एंड यहाँ आपको जो भी ईयर का डिफरेंसेस है वो लेना है, विच इज़ नथिंग बट 6 - 5। यहाँ लोवेस्ट ईयर कौन सा था, 5th ईयर था। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो तो आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 24,000 प्लस 5, तो 5.62 ईयर्स लगने वाले हैं पे बैक पीरियड के अंदर। NPV मेथड तो आप खुद कैलकुलेट करोगे। सो अभी इलस्ट्रेशन 15 आता है। 15 इलस्ट्रेशन आपके पहले के जो कंसेप्ट है, डेप्रीशिएशन वाला कंसेप्ट जो था इनकम टैक्स वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन का डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट शुरुआत करते हैं। Star Limited is considering the introduction of the new product. It is estimated that the profit before depreciation would increase by 2,40,000 each year for first 4 years, and thereafter there is a decrease in depreciation, which is rupees 1,20,000 for each remaining period. And advertisement cost of rupees 40,000 it is expected to incurred in the first year. तो इसका मतलब ये 40,000 जो है वो हमारी इनकम हमें हो रही है 2,40,000 की, उसमें से हम ये 40,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लेस कर देंगे, तो हमारा जो नेट कैश फ्लो होगा फर्स्ट ईयर का वो होगा 2,40,000 - 40,000 विच इज़ 2 लाख रुपीज़।
which is not included in estimated value. Okay, the cost will be allowed for tax purpose in the first year. Now new machine costing rupees 4 lakh will be estimated, will be installed for the production of the new product. The salvage value of the plant after its life of 10 years is estimated to be 80,000. A working capital investment of 40,000 will be required in the year of installing the plant, and further 30,000 in the following year. The company's tax rate is 50% and the claim written down value depreciation is 33%. If the company's tax required rate of return is 20%, should the company introduce the new product or ignore the tax effect? Ignore tax effect and on profit and loss of sale of asset. ओके, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक प्रोजेक्ट है जो कुछ इनकम कमा के दे रहा है 10 ईयर्स तक, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम पहले कैश इनफ्लोज देखेंगे, एंड देयर आफ्टर हमारी जो कॉस्ट है उसमें से हम लेस करेंगे, एंड अगर बेनिफिट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हमें प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, एक न्यू मतलब कंपनी को एक नया प्रोडक्ट इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं अदरवाइज़ कंपनी को कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का फंडा तो आपको क्लियर हो चुका है कि भाई 2,40,000 की इनकम थी, बट उसमें से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लेस नहीं करे थे, तो अब हम कर लिए कैसे कि 2,40,000 जो था उसमें से 40,000 लेस करो, 2 लाख की इनकम आ जाएगी। तो पहले 4 सालों के लिए तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,40,000 की इनकम हो रही थी, एंड देयर आफ्टर फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग 6 ईयर आपको 1,20,000 की इनकम हो रही है। इतना फंडा क्लियर। अब डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? डेप्रीशिएशन पहले 4 लाख के ऊपर लो 33.33%, तो आपको आएगा 1,33,000। अब कितना आया? 1,33,333.33। अब इसमें से माइनस इक्वल टू करो तो आपको WDV मिलेगी, उसके ऊपर और 33.33% ले लो तो सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन में मिल जाएगा। इस तरीके से 10 ईयर्स तक आप इस WDV बेसिस के ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे। उस अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स में से डेप्रीशिएशन लेस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, इसके ऊपर टैक्स परसेंटेज लगाओगे। टैक्स परसेंटेज कितना है क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ 50% टैक्स लेना है इसका, एंड देयर आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अब इसके अंदर डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दो ताकि कैश फ्लो मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ आप फिर डिस्काउंटिंग करोगे 0.20 से, एंड देयर आफ्टर आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी सारी का सारी कैश फ्लोज की। अब आती है बारी हमारी वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल रिलीज जो है वो आपको 70,000 का रिलीज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। 70,000 कैसे आया? यहाँ देखो आप ये लाइन पढ़ो, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट of 40,000 will be required in the year of installing the plant, and further 30,000 भी मिल रहा है, मतलब 40 + 30 at the following year, मतलब 40 + 30 जो है वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इतनी रिक्वायरमेंट है अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, सो बेसिकली 70,000 की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी अपनी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि 10th ईयर में हमको ये मिलने वाला है, ये वर्किंग कैपिटल की वैल्यू। इसी के साथ यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर 10th ईयर आपको कुछ सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगी 10 ईयर्स के बाद उस असेट की, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ। ये सारा आंसर आएगा, इसको प्लस करो, एंड यस इसकी वैल्यू आई है वो। अब इसमें से आप क्या करोगे? मशीन इंस्टॉल हुई थी तब आपको कितना लगा? 4 लाख रुपीज़ लगा, तब आपको कुछ 40,000 का आपने कुछ इंस्टॉलेशन किया था चार्जेस, तो वो ऐड करोगे, एंड प्लस आपको वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है 30,000 की फर्स्ट ईयर के अंदर, वो आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाके सब कुछ ऐड कर दोगे। यार मतलब ये फर्स्ट ईयर के अंदर इतना चाहिए था आपको, सॉरी ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 40,000 एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट ईयर, तो इस कॉस्ट को भी यहाँ लिया है इंस्टॉल करने के लिए। कौन सा वाला? ये बाद में बोला है 30,000 की और रिक्वायरमेंट गिरी है ना आपको, 30,000 की और रिक्वायरमेंट लगी आपको इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब सबसे पहले 40,000 की रिक्वायरमेंट थी। ये मुझे लगता है ये होगा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये नहीं था, सॉरी ये था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 40,000
विच इज़ रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते समय आपको 40,000 की ज़रूरत पड़ी थी वर्किंग कैपिटल की, तो वो हमारे कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे। प्लस एट द एंड ऑफ द ईयर 1 आपको 30,000 की और ज़रूरत पड़ी, तब उसको क्या करोगे, उसको भी आप प्रेजेंट वैल्यू के अंदर लेके आओगे। यस, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कैसे लाएंगे, क्योंकि हमें ईयर 1 तक ही जाना है, तो 30,000 का आप 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करो। 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करो, कैसे फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1.2, यस, तो 0.83333 शाम तक इनटू करो 30,000, तो आई थिंक 25,000 आ रहा है। बट थोड़ा बहुत राउंड ऑफ डिफरेंस होगा, तो इस तरीके से इन सबको ऐड कर लो तो आपको एक आउटफ्लो मिल जाएगा। आप इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पॉजिटिव है एंड इट शुड बी चोजन। तो इट दिस सिंस NPV इज पॉजिटिव, हैंस इट दिस प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेबल। फिर इलस्ट्रेशन 16 देख लेते हैं। एक स्टॉन लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। A एंड B डिटेल्स आर एज फॉलो। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दी है एंड देयर आफ्टर आपको इनकम दी है। आपको बोला है मोस्ट अट्रैक्टिव प्रपोजल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ NPV मेथड, कंसिडरिंग फ्यूचर इनकम एंड डिस्काउंटिंग करनी है एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड आउट 2 प्रपोजल। बहुत ईजी है, ये आप खुद करोगे। इलस्ट्रेशन 17 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 17 के अंदर एक नई मेथड हमें मतलब नई मेथड इंट्रोड्यूस की है, वो सारी मेथड हम देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन 17 के अंदर जो नई मेथड है वो है हमारी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बहुत इजी है, सिर्फ डिस्काउंटिंग करनी है, जैसे हमने नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, जैसे पेबैक पीरियड के अंदर हमने देखा था, वैसा ही कैलकुलेशन इसके अंदर है। अ कंपनी हैज़ टू मेक चॉइसेस बिटवीन 2 प्रोजेक्ट विच इज X एंड Y। इनिशियल कैपिटल आउटले is of rupees initial outlay of 2 projects are 2,70,000, 4,80,000 respectively. There will be no scrap value at the end of the life of both the project. The opportunity cost of capital is 16%, मतलब आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दी है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि आपकी इनकम कुछ इस तरीके से होगी प्रोजेक्ट X के अंदर एंड प्रोजेक्ट Y के अंदर, एंड आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड से आपको कैलकुलेट करनी है अपनी इनकम, मतलब कि प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से देखोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू से देखोगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मैं नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, मतलब ये तो अब मेरी बोलते हैं ना, ये हमारी तौहीन की बात है। तो ये तो इतनी बार सिखाया है कि अब नहीं आता है ना, तो फिर वो करना, वो पानी होता है ना चुल्लू भर पानी में डूब मत मरना है, एग्ज़ाम देनी है तो वो पानी पी जाना बस, और कुछ नहीं, क्योंकि इतना तो आना चाहिए ना आपको। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चलो बता देती हूँ एक बार, वो नया नया है, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, यही है ना। यस, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फैक्ट राइट। सो इस तरीके से ये दोनों डिवाइड करोगे, मतलब कि 3,86,508 डिवाइडेड बाई 2,70,000 करोगे तो आपको 1.43 ईयर्स का पीरियड मिल जाएगा। सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट 5 एज वेल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के अंदर क्या किया है आपको बताया कि क्या क्या, मतलब ये तो यहाँ डायरेक्टली ये यहाँ से छाप मारा हुआ है, ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ उन्होंने ऐसे कर दिया ट्रांसफ़र, सॉरी ये यहाँ नहीं, ये ऐसे यहाँ ट्रांसफ़र किया है। बट ये कैसी फिगर्स आई है वो इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट है, तो लिख के बता देती हूँ। ये हमारी इनकम क्या थी, 2,64,000, यहाँ समझ लेना, समझ लो हमारी 168, 168, इसको मैंने डिस्काउंटिंग की है प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर से। कैसे, 1 डिवाइडेड बाई 1.16, वैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.6,
1.16 प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स, तो वैसे आपका ऐसे फैक्टर आएगा। सो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में तो मेरा कुछ है नहीं, तो यहाँ को तो कुछ आने वाला है नहीं, बट अगर मैं फैक्टर कैलकुलेट करूँ तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.16 करो तो आंसर क्या आएगा 0.862। एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो तो 0.743। एक बार और इक्वल टू प्रेस करो तो 0.641 करेंगे हम, यहाँ इसको राउंड ऑफ करेंगे। और इक्वल टू प्रेस करो 0.552। और इक्वल टू एक बार प्रेस करो तो 0.476। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उन सारे नेट इनकम की, एंड जो कैश फ्लो आया है आप उसका क्या करेंगे, ये जो निकला हुआ है इस सब इसको क्यूमुलेटिव करोगे, जैसे हमने पे बैक पीरियड के अंदर किया। बट पे बैक पीरियड के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर कंसिडर नहीं करते, मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट नहीं आता, डिस्काउंटिंग नहीं करनी होती है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर कंसिडर किया है, इसकी वजह से यहाँ डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ कर दी है ये सारे फैक्टर्स के साथ कैलकुलेट करके। अब आपको यहाँ क्यूमुलेटिव कर निकालना है इसका, तो ये तो सिर्फ क्यूमुलेटिव के अंदर सबसे पहला तो यही होगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। एंड इसको यह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो इन्वेस्टमेंट है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 2,70,000 की, जैसे कि आपको यह क्वेश्चन में बताया है। हमें यहाँ 2,70,000 की रिक्वायरमेंट थी प्रोजेक्ट एक्स के अंदर, एंड 4,80,000 की ज़रूरत थी प्रोजेक्ट वाई के अंदर। तो एक्स एंड वाई की जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हमें रुक जाना है वहाँ तक क्यूमुलेटिव करके। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये 2 ईयर जो है, मतलब 3 एंड 4 ईयर के बीच में मेरी 2,70,000 की रिकवरी कहीं ना कहीं हो रही है। तो पे बैक पीरियड मेथड के अंदर हमने क्या किया था, लोवेस्ट ईयर मतलब 3rd ईयर प्लस क्या करोगे 2,70,000 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का कितना शॉर्टफॉल है, मतलब 2,13,804 रुपीज़ को, और मुझे कितना ऐड करोगे 2,70,000 को ऐड हो जाएगा। प्लस अब आप क्या करोगे, प्लस नहीं करना, एक्चुअली माइनस ही करना है। 3,06540 में से 2,13,804 माइनस करोगे, इंटू 4 माइनस 3 करोगे तो वो तो 1 ही आएगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करो तो आपको पक्का आपका आंसर मिल जाएगा। ये वाला कैलकुलेट मैं भी करके देख लेती हूँ। 3,06540 माइनस 2,13,804 प्लस एम प्लस 2,70,000 माइनस 2,13,084 डिवाइडेड बाई MRC प्लस 3, विच इज़ आंसर आया है 3.6059, विच इज़ नथिंग बट 0.361 ईयर्स। ऐसे ही प्रोजेक्ट 5 का कैलकुलेट करो। एंड या वो इलस्ट्रेशन 17 ख़त्म। इलस्ट्रेशन 18 कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करोगे, फिर मैंने ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इलस्ट्रेशन 19 देख लेते हैं। कैश फ्लोज ऑफ 2 प्रोजेक्ट SNR दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। नेक्स्ट 7 ईयर्स तक आपको प्रोजेक्ट SNR में कुछ रिस्पेक्टिवली इनकम मिलने वाली है। कैलकुलेट NPV एट द रेट ऑफ 15%, 16, 18, 19 एंड एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यार ये बहुत फालतू मेथड, मतलब ये इतने बेकार से आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बहुत लेंदी मेथड है, मतलब लेंदी यानी हद से ज़्यादा लेंदी है। NPV तो ठीक है कर लोगे फिर भी, बट IRR तो मतलब ख़त्म, बहुत सारे कैलकुलेशन है। NPV का शॉर्टकट आप देखो
जैसे कि एनपीवी मेथड के अंदर हमने नॉर्मली लॉन्ग कट ही देखा है, शॉर्टकट बहुत कम देखे हैं, बट इसका शॉर्टकट ये है कि जैसे कि आपको यहाँ इनकम जो यूनिफॉर्म इनकम है, आपकी इनकम जो है वो यूनिफॉर्म इनकम है, तो मतलब यहाँ आपको जीटी फंक्शन यूज़ करना होगा डिस्काउंटिंग करते समय। मतलब अगर मैं ये 15% की मैं डिस्काउंटिंग कर रही हूँ फॉर 7 ईयर्स, तो क्या करोगे आप 1 डिवाइडेड बाई 1.15 प्रेस इक्वल टू फॉर 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड नाउ प्रेस जीटी फंक्शन। सो आपका आंसर आएगा 4.1604। अब इनटू कर दो, आपकी क्या इनकम है 18,000, तो आंसर आएगा 74,887। इसको इनिशियल कॉस्ट में से लेस करो तो आपकी एनपीवी आएगी 888। सो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर तो मैंने डिस्काउंटिंग आपको बता दी है कैसे करनी है, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या करोगे, यूनिफॉर्मिटी इनकम, आपकी इनकम के अंदर यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो रहा है कितना 18,000 फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो आप जीटी फंक्शन यूज़ करोगे। यहाँ कैसे करोगे, सबसे पहले कॉस्ट की तो प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन तो मतलब यही रहने वाली है, बट ये 18,000 हमें क्या हर साल में मिलने वाला है 7 ईयर्स के अंदर। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले कैलकुलेटर पे लोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.15 एंड प्रेस इक्वल टू फॉर 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 प्रेस जीटी फंक्शन 4.160 आया, उसको 3 डेसिमल तक ही काउंट करोगे तो आपको 4.160 लेना है। 4.160 इंटू करो आप 18,000, तो आपका आंसर आएगा 74,880। इसमें से आप इनिशियल कॉस्ट लेस कर दो विच इज़ नथिंग बट 66,000, तो आपको आपकी मिल जाएगी क्या एनपीवी 8880, मतलब कि 8880 आपको एनपीवी मिल जाएगी, जो कि आया भी है आंसर। ये मेरा भी ऐसा ही आया। एंड इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, Vanish manufacturing company wants to replace manual operation by new machinery. There are two alternative machines, machine J, K and of new machine K जो है वो नई मशीन है एंड J जो ओल्ड मशीन है। यूजिंग पे बैक पीरियड सजेस्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, इग्नोर टैक्सेशन। सो ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो है 18 लाख एंड 36,000। पीरियड जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ है 4 years एंड 5 years। ओके, एंड सेविंग इन कॉस्ट दिया हुआ है, देर आफ्टर एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस भी दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सुपरविजन जो लगी है वो, ये सारी कॉस्ट दी हुई है। तो सेविंग में से कॉस्ट लेस करोगे तो आपको नेट इनकम मिल जाएगी। यही फंडा है, यही सेम है ना कि आपको यहाँ पहले कॉस्ट को लिखना है, देर आफ्टर सर यहाँ आपकी इनकम लिखोगे आप, फिर आपको कॉस्ट लिखोगे, नेट बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अब इसमें से आउटफ्लो कितना है 18 लाख एंड 18 लाख एंड देर आफ्टर आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ आपको पे बैक पीरियड नहीं, क्वेश्चन में आपको पूछा ही गलत है। उन्होंने सम सॉल्व किया है कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, एंड पूछा आपको है कि आपको यूजिंग पे बैक पीरियड नहीं यूज़ करना, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से कंक्लूजन देना है। तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या फॉर्मूला है, नेट इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। तो इनफ्लो तो हमारा ये है ही, नेट इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो जो कि इनिशियल कॉस्ट है, तो आपको डायरेक्टली 2 years ये मिल जाएगा। सॉरी आपको आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो करना है, आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो करोगे तभी तो 2 years का आएगा ना। करो 18 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख करो 2 आएगा, जैसे 36 लाख डिवाइडेड बाई 12 करो तो 3 years आएगा। ओके, बट एक्चुअली यस मैंने गलती की है। उन्होंने परफेक्टली बोला था, उन्होंने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने बोला, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं बोली है। सो सॉरी, थोड़े कन्फ्यूजन्स मुझे, मतलब मैं गलतियाँ कर रही हूँ क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर थोड़ा बहुत होगा ये, मैं बट कोशिश करूँगी इम्प्रूवमेंट करने की। मैंने काफ़ी 2-3 क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करी है, मतलब वो मैंने रेक्टिफाई भी उसी टाइम कर लिए है, बट थोड़ा परफेक्शन लाने की मुझे ज़रूरत है। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताती हूँ। इसके अंदर पे बैक पीरियड जो बोला है वो परफेक्ट बोला है,
एंड ये जो अपने इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस लेस किए तो आपको नेट बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है। एंड यहाँ आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो को ही आप बोलोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन, तो हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड या यू कैन से आउटले अपॉन नेट इनकम, ऐसे समझ लो। तो इनिशियल आउटले कितना है, 18 लाख जा रहा है, इनकम हो रही है 9 लाख हर साल, समझो। तो आपकी रिकवरी हो जाएगी 2 ईयर्स के अंदर, एंड सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर होगा 3 ईयर्स के अंदर। तो रिकवरी जिसमें देखो लोअर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज़। सो जैसे कि 2 ईयर्स का आंसर आया है, तो 2 ईयर्स हमें इतने सालों में हमारी रिकवरी हो रही है, मतलब 2 साल के अंदर हमारी रिकवरी हुई, तो मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैश ज़्यादा अच्छा पहले आ रहा है हमारे हाथ में, इसका मतलब वो पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो हमें और गेन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से पे बैक पीरियड जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल होगा। तो कंपनी को फिर प्रोजेक्ट ये चूज़ करना चाहिए सिंस इट हैज़ लोवेस्ट पे बैक पीरियड। इसी के साथ ये सारे एक टाइप के सम ख़त्म होते हैं, एंड बाकी के सारे सम नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। कैपिटल राशनिंग के साथ रिस्क एनालिसिस चैप्टर शुरुआत हो जाएगी। एंड रिस्क एनालिसिस चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग भी हो सकता है, बट ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको परफेक्टली पूरे ध्यान से पढ़ो। एंड यस, विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, आई होप दैट यू लाइक दिस। एंड अगर कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। एंड यस, इसी के साथ एंड करती हूँ।